अभी 30 पेज बच गए होंगे ना? ठीक है। तो क्या उनको पढ़ लिया जाए या कोई चर्चा करनी है? चर्चा, ठीक है, बताइए कहाँ से शुरू करें? आकार का मतलब क्या है? शेप, है ना? उसका कोई शेप है। तो परमाणु है तो शेप हो गई, है ना? और परमाणु है तो उसका साइज भी होगा, आयतन हो गया। घन, वो भी अंशों से बना हुआ है। कितने अंश हैं उसमें? 61। तो जितना उसका आकार है उसमें 61 है, उससे उसका घन हो गया। डेंसिटी को कहते हैं, साइज या वॉल्यूम। हाँ, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो भार अपॉन वॉल्यूम तो नहीं है। मास और भार में क्या अंतर है ना? किसी बॉडी को जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स कह लो आप, है ना, उस फोर्स को जब मेजर करते हैं उसका नाम भार है ना? अट्रैक्टिव फोर्स को ही भार कहते हैं वैसे तो नॉर्मली, है ना? तो वो एक फोर्स है। हाँ जी, कोई भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा, कोई भी दो बॉडीज अट्रैक्ट हो रही हैं, है ना? तो अट्रैक्ट होने से वो पास आएंगी। पास आने में कितने मास से और कितनी स्पीड से वो जा रहा है उसके बेसिस पे उसका भार निकाल लेते हैं, है ना? तो मास का जो रिलेशनशिप है उसके साथ, वो आप जानते ही हैं, सब पढ़ा ही है ना? तो भार एक फोर्स का नाम है। मास जो है उसमें कितनी मात्रा है उसका नाम है। मात्रा तो शाश्वत है, भार हो या ना हो, है ना? इसका सबसे आसान तरीका समझने का है कि अंतरिक्ष में जो अपना एस्ट्रोनॉट है ना, उसका शरीर है ना, भार विहीन है। मास भी है, डेंसिटी भी है, साइज भी है, शेप भी है, वेट नहीं है। ठीक है, आगे। मात्रा, भार और मात्रा नहीं, वजन का मतलब भारी होता। हाँ, हम्म। हम्म हम्म। आयतन को साइज भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। मतलब कॉमन लैंग्वेज में साइज हो जाएगा और टेक्निकल लैंग्वेज में वॉल्यूम हो जाएगा, और घन को डेंसिटी बोलेंगे। हाँ, माइक दीजिए ना दीदी को। प्रवर्तन वर्ड था एक 105 पेज पर। किस कॉन्टेक्स्ट में आया वो? इस प्रकार आवश्यक हाँ। प्रवर्तन, आवश्यक पहचानना, इस क्रम में परस्पर पहचान होता है ना? और प्रवर्तन के आधार पर ही आवश्यकता स्पष्ट होना स्वाभाविक है। वो क्लियर नहीं हो रहा था।
गुण अपने स्वरूप में सम विषम मध्यस्थ क्रिया को और प्रवृत्तियां हैं। इसके फल परिणाम के आधार पर यह आंकलित होता है। सृजनकारी संयोजन क्रियाकलाप संप्रवृत्ति के नाम से इंगित कराया गया है। विभव कार्य के विपरीत विघटन विध्वंसकारी क्रियाकलाप और प्रवृत्ति को विषम कहा गया। जिस योग संयोग विधि से जितनी भी रचनाएं बनती हैं उसको बनाए रखने की में किया गया प्रवृत्ति और कार्यों को मध्यस्थ नाम दिया गया है। हर क्रिया स्थिति व गति स्वरूप को प्रकट करता ही है। हर क्रिया के मूल में प्रवृत्तियां होना स्वाभाविक है। हर प्रवर्तन, है ना, हर इकाई में परस्पर पहचानने के आधार पर गतिशील और प्रकट है ना। तो प्रवर्तन जो है वो प्रवृत्ति से कनेक्टेड है। पहली बात तो ये समझना है हमने, इन दोनों का कनेक्शन है। ठीक है, तो एक प्रवृत्ति क्या चीज होती है कि एक टेंडेंसी होती है बारंबार किसी चीज को करने की, है ना। जैसे ज्यादा बात करने की प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों की, है ना, बोलने। तो उनका अभ्यास है, उनकी आदत है कि वो ज्यादा बातें करते हैं, है ना। तो ये कोई घटना विधि से नहीं पहचान में आता, ये एक लंबे अरसे में हम देखें तो वो एक टेंडेंसी हमें दिखती है, एक लक्षण दिखता है, ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो प्रवृत्ति रेपिटेटिव हैबिट है ना। प्रवृत्ति जो है रेपिटेटिव एक उसका गुण है। ठीक है, अब वो गुण सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, उसका प्रभाव अलग है। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसीज हैं ये किस लिए हैं? ये आगे विकास होने के अर्थ में है या अपना क्रियाशीलता को, अपने आचरण को प्रमाणित करने के अर्थ में। तो ये प्रवृत्ति ही प्रवर्तन के रूप में देखने को मिलती है हमें। तो हर प्रवर्तन हर इकाई में परस्पर पहचानने के आधार पर गतिशील है और प्रकट है ना। तो ये प्रवृत्ति जो होती है इसके आधार पे इंटरैक्शंस होती हैं, प्रवृत्तियों के आधार पे इंटरैक्शन होती है। तो प्रवृत्ति के आधार पे इंटरैक्शन होने से जो प्रवर्तन की बात हम कर रहे हैं वो पहचानने के अर्थ में ही क्रियाशील पाया जाता है। प्रवर्तन और प्रवृत्ति एक ही बात है मूल में। ठीक है, और ये पहचानने के अर्थ में क्रियाशील है के मतलब ये परस्परता में देखने को मिलता है हमें। इसका मूल इकाई में होते हुए उसकी प्रवृत्ति जो है वो अपनी उससे भागीदारी कर रहा है परस्परता में। तो जैसे वो है, जैसे कोई भी हम किसी चीज को ले लें, जैसे चींटी को ले लिया, तो चींटी की एक प्रकार की प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों के आधार पर उसका क्रियाकलाप होता रहता है ना। मधुमक्खी है, उसकी अलग प्रकार की प्रवृत्ति है ना। तो जो उसके गुण हैं उससे वो लगा रहता है उसी को काम में करने में, उससे अधिक वो नहीं करता है ना। तो उसी से वो पहचानता है, उसी के अर्थ में चीजों को पहचानता है जो उसकी प्रवृत्ति है ना। जैसे किसी की प्रवृत्ति हो सकती है कि उसको खाने पीने में का शौक है ना, तो उसका ध्यान उसमें, तो वो सब चीजों को उसी अर्थ में देखता है, हर परिस्थिति को उस अर्थ में देखने लगता है, सारा पहचानना उस अर्थ में होने लगता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली पहचानने से कैसे कनेक्टेड है इसकी बात है। तो प्रवर्तन प्रवृत्ति में से है और ये पहचानने के अर्थ में है। तो इसमें फिर आगे लिखा है, हर क्रिया के मूल में प्रवृत्तियां होना स्वाभाविक है। हर प्रवर्तन हर इकाई में परस्पर पहचानने के आधार पर गतिशील है और प्रकट है। इसको हर अवस्था में, हर पद में, हर यथास्थिति में पहचाना जा सकता है। हर इकाई में पहचानने की प्रवृत्ति है। पहचानने और निर्वाह करने के आधार पर प्रवर्तन, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जानने के आधार पर जागृति घटित होना पाया जाता है। ठीक है, इस आधार पर हर इकाई का निश्चित आवश्यकता त्व के रूप में स्पष्ट होता है। ठीक है, तो प्रवर्तन से ही आवश्यकता है, जैसा उसका प्रवर्तन है वैसे ही वो पहचान रहा है, तो उसकी आवश्यकता वैसी हो गई, है ना। उसको जैसे मान लीजिए वो है मधुमक्खी है, तो उसको फूल को पहचानना है, उसमें से उसका रस लेना है ना। तो अब उसकी आवश्यकता फूल को ढूंढना है,
तो वो उसको पहचानने के अर्थ में उसका प्रवर्तन है। तो फूलों को पहचान के अपनी क्रिया को पूरा करता है, उसमें ही उसकी तृप्ति है। ठीक है, ऐसे एक 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 यथास्थिति जो देखने को मिलती है, उनकी जो प्रवर्तन है उसके आधार पर उसकी आवश्यकता निर्धारित होती है। ठीक है, इस प्रकार आवश्यक प्रवर्तन, आवश्यक पहचानना, इस क्रम में परस्पर पहचान होता है। ठीक है, मानव में ही अनावश्यक प्रवर्तन होते हैं, बाकी सब जगह आवश्यक प्रवर्तन ही है ना। मानव में क्यों अनावश्यक प्रवर्तन है? भ्रमवश, स्वयं को शरीर मान के, तो शरीर के आधार पे जो हम हैबिट्स बना लेते हैं वो सब अनावश्यक है। ठीक है, और बताइए। प्रिय प्रवृत्ति के आधार पे आचरण डिफाइन होएगा, उसको क्रिया बोल रहे हैं तो ठीक बात है। जैसे मधुमक्खी है, उसकी जैसी प्रवृत्ति है वैसा आचरण है ना। जैसे गाय की प्रवृत्ति शाकाहारी के रूप में पहचान में आती, शेर की मांसाहारी के रूप में पहचान में, कौवा है, कुत्ता है, इनकी प्रवृत्ति शाकाहार मांसाहार दोनों में दिखती है ना। तो इस तरीके से जैसी प्रवृत्ति है वैसा आचरण है। फिर कोई जैसे कुछ की, जैसे शेर जो है शिकार करके खाता है, उसकी प्रवृत्ति वैसी है ना। जो वो होते हैं जैसे लक्कड़बग्घा है, वो मरे हुए जानवर को खाता है, उसकी प्रवृत्ति जैसी है वैसा उसका आचरण है। प्रवर्तन से ही आचरण है, और प्रवर्तन के अर्थ में ही आवश्यकता उसकी है। तो उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप उसे वस्तु मिले, इसका प्रावधान है ना। तो मानव की जो मूल प्रवृत्ति है वो उसको कैसे बता दिया कि वो सुख की चाह में क्रियाशील है, सुख धर्मी है, इसलिए हर चीज में सुख ढूंढता है, ये मौलिक है उसके अंदर। तो सुखी होने के लिए वो सारा क्रियाकलाप कर रहा है। अब सुख को क्या माना हुआ है ना, उसके आधार पे उसका आचरण देखने को मिल जाता है। कोई खाने पीने को सुख माना है तो उसके रूप में उसका आचरण देखने को मिल जाता है। कोई घूमने फिरने को सुख माना है तो उसमें मिल जाता है। किसने पढ़ने लिखने को माना है वो उसमें लग जाता है। तो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, बढ़े आगे या कुछ और चर्चा होनी है इस पे? ठीक, हाँ बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विषम मध्यस्थ गुण को अवस्था के अनुसार उसको कैसे डिफाइन किया है? जैसे हर अवस्था में सम विषम और मध्यस्थ क्या है? हाँ, तो पहले तो गुण का मतलब क्या है? तो किसी इकाई का परस्परता में जो प्रभाव है उसका नाम गुण है ना। तो इसको एक और भाषा दी है कि हर इकाई की गति है, इस गति का दूसरी इकाइयों की गति पे जो प्रभाव आ रहा है उसको गुण कह रहे हैं। अब गति को एक और नाम है, हर इकाई का आचरण है, इस आचरण से दूसरों के आचरण में जो प्रभाव आते हैं इसको हम बोल रहे हैं गुण। ठीक है, तो कुछ जैसे हम सबके कुछ गुण हैं, हमारी परस्परता में कोई आता है हमारे गुणों से प्रभावित होता है। ठीक है, हम आप दूसरे की परस्परता में हमारे को उनका प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव ही गुणों के, गुण प्रभाव के रूप में व्यक्त होते हैं। एक दूसरे पे जो प्रभाव जा रहे हैं वो गुणों के रूप में ही जाते हैं। मूल बात तो ये समझने की है। ठीक है, अब सम प्रभाव क्या है? ये रचनात्मक प्रभाव, यानी रचना बनने के अर्थ में जो प्रभाव हैं, है ना, व्यवस्था बनने के अर्थ में जो प्रभाव हैं, व्यवस्था के अंदर आगे उन्नति होने के लिए जो प्रभाव हैं, इन सब का नाम है सम। ठीक है, फिर विरचनात्मक प्रभाव हैं। विरचनात्मक में क्या है कि रचना है तो विरचना भी है। तो विरचना होने के लिए जो प्रभाव है, विरचना होने से क्या होता है कि वो उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से पुनः वो रचना में भागीदारी कर पाता है ना। तो ये व्यवस्था के अर्थ में ही है, पर ये विरचना के रूप में होता है। ठीक है, तो विरचना के लिए अलग प्रभाव आने पड़ेंगे। जैसे रचना करने के लिए, है ना, जैसे किसी चीज़ को जोड़ने के लिए हमारे को गोंद लगानी पड़ती है और तोड़ने के लिए उस पर कुछ चोट करनी पड़ती है।
तो दोनों अलग प्रकार के प्रभाव हो गए ना। तो जोड़ने वाले जो हैं वो सम कहलाते हैं और तोड़ने वाले जो हैं वो विषम कहलाते हैं। ठीक है। मध्यस्थ क्या है? बनाए रखने वाले प्रभाव। जो कोई चीज बन गई है, ये बनी रहे, इसके लिए जितना भी प्रभाव आ रहे हैं उसके ऊपर, वो सब मध्यस्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब ये चारों अवस्थाओं में स्थितियां बनती हैं, है ना। पदार्थ अवस्था के संदर्भ में बात करेंगे तो मान लीजिए ये दीवार है ना। तो इस दीवार के ऊपर जब हमने बनाई थी ये दीवार, तो ये सम था, रचना हुई इसकी, बना दी हमने। ठीक है। अब वातावरण का दबाव पड़ रहा है इसके ऊपर, तो धूप भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ रही है इसके ऊपर, है ना, बारिश भी होती है, उससे इसके ऊपर से धीरे धीरे मटेरियल हट रहा है। ये क्या हो गया? विषम। और इसी पे हम पुताई कर देते हैं बनाए रखने के लिए इसको, ये हो गया मध्यस्थ। ठीक है। ऐसे ही प्राणावस्था में क्या है? तो बीज अंकुरित होके जब ग्रो कर रहा है, ये सब सम है, फिर बना रहता है एक स्थिति में आके, एक आकार में आके वो बना रहता है। तो उसमें क्या हो रहा है? उसके अंदर क्या हो रहा है? प्राण कोशिकाएं बन रही हैं, है ना। हर समय कुछ प्राण कोशिकाएं मर रही हैं। अब प्राण कोशिका, जितनी प्राण कोशिकाएं बन रही हैं और जितनी प्राण कोशिकाएं मर रही हैं, यंग आयु में बनने वाली की संख्या ज़्यादा है और मरने वालों की संख्या कम है। ठीक है। फिर एक के बाद एक स्थिति आने के बाद दोनों में संतुलन है, फिर बनने वालों की संख्या कम है और मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो इसमें फिर जो प्राण रचना है वो धीरे धीरे मुरझा के फिर मर जाती। ठीक है। तो अब ये जो भी प्रभाव हैं जिनसे ये संख्या एक टाइम पे ज़्यादा है और उसके बाद एक टाइम पे ये मरने वालों की संख्या ज़्यादा, तो मरने वाले जो कारण बन रहे हैं सब के सब विषम हैं। ये बनने वाले जो हैं ये सारे के सारे कारण सम है ना। तो यानी उसके लिए अनुकूल ताप जो मिल रहा है उसे परस्परता में, अनुकूल जो उसको जल मिल रहा है ना, हवा मिल रही है, ये सब उसके लिए सम के रूप में काम करते हैं। जैसे आप बीज को लीजिए, मिट्टी में डालिए, उसको ठीक नमी चाहिए, ठीक खनिज चाहिए, तापमान सही चाहिए, इस सब से उसके अंदर अंकुरित होके वो फूटता है, वो बढ़ता रहता है। ये सब सम प्रभाव है। और वहीं पे आप कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए जो उसके लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वही विषम हो जाएगा। अब ये बनने से प्रकृति के अंदर जो संतुलन बना हुआ है आवर्तनशीलता से, उससे ये इसका बना रहना सुनिश्चित होता रहता है ना। नहीं तो वातावरण में एक्सीडेंट से सारी चीज़ें मर जाती, पर वातावरण में ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते हैं। आप देखिए कि पेड़ को बढ़ने के लिए कितने सारे संयोग चाहिए, वो सब संयोग उसे प्राप्त है ना। तो बने रहने के लिए पूरी प्रकृति, ये जो कलेक्टिव जो काम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा मध्यस्थ है। ये समझने की बात है। जो संयुक्त प्रभाव है, जो संयुक्त प्रभाव के रूप में वातावरण है, वातावरण में हम सब संरक्षित हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे खनिज हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मानव, इसी वातावरण में सब संरक्षित हैं। इसलिए हम सब पनपते हैं इसमें, है ना। तो ये सबसे बड़ा मध्यस्थ प्रभाव है जो सबको बनाए रखने के लिए, आवर्तनशीलता को बनाए रखने के लिए काम आता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको जो अनुकूलताएं मिल रही हैं, है ना, तो कुछ तो उसको हम पोषण दे रहे हैं, वो सम होता है उसके लिए, है ना। उसकी कुछ सेवा कर रहे हैं, वो भी सम होता है। कभी रोग हो जाता है, वो विषम होता है। लेकिन उसके लिए जो भोजन की उपलब्धता है प्रकृति में, सही तापमान का एक नियंत्रण है प्रकृति में, है ना, जो पूरा मौसम का चक्र बना रहता है, ये सारा का सारा मध्यस्थ है। ठीक है ना। तो मध्यस्थ क्या है? ये संयुक्त आचरण के रूप में, इकाई के बने रहने के अर्थ में और परंपरा के बने रहने के अर्थ में ये सारा। ठीक है। तो हर अवस्था में हर अवस्था को ये उपलब्ध है ना। समझ में आ रहा है ये सम क्या है, विषम क्या है और मध्यस्थ क्या है ना। तो इसको जैसे हम चार अवस्थाओं के अलग अलग स्वभाव देखते हैं, वैसे गुणों को नहीं देखना है। मतलब क्योंकि इकाई और इकाई की परस्परता के रूप में बात हो रही है, तो ये एक सर्कमस्टेंशियल चीज़ है, एक परिस्थिति के साथ जुड़ी बात है। तो जैसे एक पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उधर कुछ जो उसका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उधर आ गया उसके पास, उसके लिए विषम हो गया। ठीक है ना। उधर ही फिर मतलब
यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होगा यूनिवर्सिटी में, वो लोग आए, उन्होंने साफ सफाई की, उसे खाद पानी दिया, उसकी सेवा करी, वो ठीक हो गया, उसके लिए सम हो गया, है ना। तो ये जो सम और विषम है, ये परिस्थिति में देखने को मिलता है हमें, परिस्थिति के साथ बदलता रहता है, ठीक है। पर सम और विषम के क्रियाकलाप में चीजें बन रही हैं, रचनाएं हो रही हैं और विरचनाएं हो रही हैं, पर ये सब की सब व्यवस्थित विधि से हो रही हैं और ये व्यवस्था बनी रहती है, ये मध्यस्थ है। इसमें स्पष्ट हुआ है? बताइए, कुछ पूछना है तो। हाँ जी। सम विषम और मध्यस्थ क्रियाएं जो है वो भौतिक रासायनिक क्रियाओं से ही जुड़ी हुई है या फिर जीवन से भी है? जीवन से भी है। तो मानव में कैसे, क्योंकि इसमें लिखा है कि इस प्रकार आगे मानव का भी सम विषम मध्यस्थ गुणों का स्पष्टीकरण होता है। तो मानव का क्या है, देखिए, पहले गुण को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक ये पकड़ में नहीं है। गुण का क्या अर्थ है? परस्परता में प्रभाव। हाँ, तो जैसे हम कहीं पर हैं, जैसे घर परिवार में है ना, परिवार में हमारा मान लीजिए मूड अच्छा है, इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? जो पड़ता है उसका नाम है सम। मान लीजिए आप ऑफिस में कोई बात हो गई, नाराज हो, मूड खराब हो गया है, अब घर पहुंचे हो, इसका प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? जो प्रभाव पड़ता है वो है विषम, है ना। चिड़चिड़ाहट आ जाती है, झल्लाहट आ जाती है ना, इग्नोर कर देते हैं, ये सब विषम है परस्परता में, मानव मानव परस्परता में, ठीक है। पर ये सब थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं, फिर ध्यान आ रहा है मैं तो गलत बच्चे को डांट लगा दी, फिर उसको पुचकार भी लेते हैं। तो ये जो बार बार रीसेट हो जाता है हमारे अंदर आवेश, ये मध्यस्थ है। बार बार आवेश जो ठंडे हो जाते हैं, इसका आधार क्या है कि आवेश की निरंतरता क्यों नहीं है? क्योंकि मध्यस्थ जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए आवेश जो है उसको ठंडे कर लेता। दिखता है ना ये परस्परता में होते हुए? ठीक है। जीवावस्था में भी ऐसे ही है। देखिए जब हम मानव को देख रहे हैं तो सुख धर्म के अर्थ में ही हम देखते हैं। कैसे देखा है कि जब हमारा मूड अच्छा है तो हमारा जो प्रभाव जाता है दूसरों के ऊपर सुखी करने का प्रभाव जाता है। हमारा मूड खराब है तो हम दुखी करने की क्रियाशीलता कर लेते हैं। तो इसका इवैल्यूएशन हम धर्म के आधार पे करें, सुख धर्म के आधार। जीवों के अंदर जब देखने जाएंगे, क्योंकि वो स्वभाव प्रधान है, वो क्रूरता के आधार में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राणावस्था के अंदर जाएंगे क्योंकि वो गुण प्रधान है, तो उसके आधार पर देखने को मिलेगा। और क्योंकि जो पदार्थ अवस्था है वो रूप प्रधान है, तो वो क्रियाशीलता के रूप में देखने को मिलता है हमारे को। रूप और क्रिया बराबर होती हैं उस अर्थ में, है ना। तो जीवों के अंदर देखेंगे तो जैसे वो अपने शरीर को बनाए रखने के अर्थ में और अपने वंश को बनाए रखने के अर्थ में, है ना, तो कुछ क्रियाकलाप करते हैं, है ना। तो जैसे वो गाय घास चरती है ना, घास जब चरती है तो घास को ऊपर से जो खाती है वो उसको और बढ़ने के लिए सहायक हो जाता है ना। ये एक प्रकार से सम है ना। लेकिन अगर ज्यादा गाय चर लेती है तो घास मर भी जाती है फिर, है ना, वो पनप नहीं पाती, वो विषम है। तो संतुलन नियंत्रित होने के अर्थ में ही वो बना रहेगा। तो एक तो ये उसके शरीर के क्रियाकलाप से आप देखते हैं। दूसरा, गाय सींग भी मार देती है, गाय दूध भी देती है ना। तो इसको हम परस्परताओं में किस इंटरैक्शन को देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं आराम से। तो अगर हम मोटा मोटा देखें, एक जूम आउट करके देखें, तो क्रूर अक्रूर के रूप में समझ में आते हैं कि भाई देखिए, शेर का या सांप का या बिच्छू का एक
विषम प्रभाव आ सकता है ना, तो इनसे दूर रहना ज़्यादा ठीक है। उनके स्वभाव के अर्थ में ही उसको पहचान रहे हैं, है ना। जब तक उन्होंने वो क्रिया की नहीं है, हम स्वभाव तो जानते हैं सांप डस सकता है ना, जब डसेगा तब वो विषम हो जाएगा, पर जब तक डसा नहीं अभी उसने उसका प्रभाव आया नहीं है ना। या भय के रूप में हमारे ऊपर प्रभाव आ सकता है, लेकिन उसका स्वभाव हम जानते हैं और इसलिए उसके गुणों का हमारे को एक आकलन है, ठीक है। तो हम उससे दूर रहते हैं, अपने आचरण को उसके हिसाब से या अपने जो भी उसके साथ क्रियाकलाप करना है उसको उसके हिसाब से सुनिश्चित कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही सभी जीव जंतुओं के साथ, हर जीव जंतु जानता है कि किसके पास जाना है और किससे दूर रहना है ना। इस रूप में वो पहचानते हैं एक दूसरे को। इसको देखते हैं तो और ध्यान से देखो तो दिखता है कि हर प्रजाति के जो जीव हैं उनका एक प्रभाव क्षेत्र होता है ना। जैसे कुत्ता होता है, बोलते हैं ना, वो अपनी गली मोहल्ले के अंदर उसका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। जो एक ही प्रजाति के जैसे होते हैं, एक कुत्ता और दूसरा कुत्ता, इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है। इनका आपस में झगड़ा कब शुरू होता है? जब वो एक जानवर दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए, उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाए, तब उनका झगड़ा शुरू होता है ना। तो उनमें से एक को पीछे हटना पड़ता है उसमें फिर, कि उनके अलग अलग प्रभाव क्षेत्र है ना। इसको अंग्रेजी में बोले ऑल एनिमल्स आर टेरिटोरियल, है ना, वो अपने अपने वो बना के रखते हैं। हर जानवर का किसी का छोटा है किसी का बड़ा है प्रभाव क्षेत्र, है ना, और उसी प्रभाव क्षेत्र में घूमते हैं, विचरण करते हैं, है ना। तो जीवों का जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो उनका है जो विचरण करने की उनकी ताकत है ना, जीने की आशा के अर्थ में। हमने पिछली बार एक बात की थी ना कि उनके अंदर अपने अनुकूल वातावरण को चयन करने की क्षमता है। तो वो जितने एरिया में वो करते हैं उनका प्रभाव क्षेत्र के रूप में बना रहता है। वो एक मतलब जो क्रियाकलाप है उनका, जो खाना पीना, ये जो व्यवस्था है उनकी आहार निद्रा वगैरह के लिए, वो कुछ उसके लिए कुछ निश्चित क्षेत्र चाहिए, उस अर्थ में वो व्यवस्था है। तो उसमें कोई भी वायलेशन होता है और होते ही रहते हैं वो प्रकृति में, तो उसके लिए वो करते हैं। तो उसमें उनके गुण देखने को मिलते हैं, है ना। दो मतलब आपको दिखेगा दो बैल लड़ रहे हैं या दो हाथी लड़ रहे हैं या दो शेर आपस में लड़ रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने उसको कर रहे हैं। तो और एक दूसरे को आपस में सपोर्ट भी करते हैं कुछ जगहों पे, है ना, जो उनकी व्यवस्था है, जैसे उनको जो उनका नॉर्मल क्रियाकलाप है। तो ये सम विषम को हम अलग अलग परिस्थितियों में उनके होते हुए देख सकते हैं। ऐसे वो परिस्थिति से गवर्न्ड है ना। इसका एक बहुत सिंपल ऐसा एग्जाम्पल है कि गर्म पानी, गला खराब हो आपका, गर्म पानी पीते हैं तो उसका सम प्रभाव आता है, ठंडा पानी पीते हैं तो विषम प्रभाव आता है ना। तो क्या बदल गया? पानी का टेम्परेचर बदल गया, एक परिस्थिति में एक फैक्टर बदल दिया, उतने से ये प्रभाव बदल गया। तो ये जो है इंटरैक्शन परिस्थिति के आधारित है। स्वभाव जो है वो लॉन्ग टर्म, मतलब वो गुणों की उपयोगिता के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि वो गुण जो हैं व्यवस्था के अर्थ में किसी लिए काम के लिए हैं, किसी उपयोगिता को पूरा करने के अर्थ में, ताकि व्यवस्था बनी रहे। और सांप का जो गुण है मारने का, वो इसलिए है क्योंकि उसको शरीर जो की मतलब जो जीवों की संख्या उसको नियंत्रित रखना है एक प्रकार के। शेर की जो है उसको भी एक प्रकार के जीवों की संख्या को नियंत्रित रखने के अर्थ में वो सब है, वो उसकी उपयोगिता है ना। जबकि उसका गुण जो है मारने का ही है ना, उस तरीके से। जी, चेतना के स्तर पे तो मानव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मानव के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो चेतना जो है, चेतना के आधार पे गुण होते हैं। गुण ही आचरण के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। हाँ, तो गुण जो हैं हमारे, वही आचरण के रूप में व्यक्त होते हैं, वही हमारी प्रवृत्ति भी कहलाती है, ठीक है। पर उसके मूल में चेतना है। तो अभी सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, हम अपने गुणों को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो भी जाता है, पर कोई बहुत फंडामेंटल चेंज नहीं आता है। चेंज के लिए चेतना परिवर्तन करना पड़ेगा,
उसी को बोला गुणात्मक विकास। चेतना बदलती है, जीव चेतना से मानव चेतना में आते हैं तो वो गुणों का जो सेट इधर था वो अब है ही नहीं, अलग सेट आ गया, अलग प्रवृत्तियां आ गई, जिसको हम कल देख रहे थे जब हम मूल्यों को कर रहे थे। तो मानव मूल्यों के रूप में वो प्रवृत्तियां आ जाती हैं, फिर उनके हिसाब से गुण बनते हैं। तो अगर हमारे को मौलिक पर अपने में कोई चेंज चाहिए तो उसके लिए चेतना विकास में जाना पड़ेगा। इसलिए इसके शिक्षा कार्यक्रम को नाम दिया चेतना विकास मूल्य शिक्षा। चेतना विकास के लिए मूल्य शिक्षा, केवल मूल्य शिक्षा नहीं है, क्योंकि मूल्य शिक्षा तो गुणों की बात ही है केवल, और गुणों की सीमा में, उसकी कोई निरंतरता नहीं है, उसकी कोई परंपरा नहीं है। चेतना विकास से ही वो परंपरा बनती है, उसकी निरंतरता बनती है, स्थिरता बनती है। ठीक, और बताइए भैया, ये जो गुण और स्वभाव है ना, हाँ। तो स्वभाव में हम जैसे एक बार बच्चों का लेक्चर चल रहा था तब क्रूर अक्रूर मीन्स के जीव अवस्था क्रूर अक्रूर है। तो साइंस में नॉर्मली ऐसा पढ़ाया जाता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। हाँ। तो उस वक्त तो मैंने ऐसा बोल दिया कि सपोज ओमनीवोरस मीन्स जो मांसाहार भी है और शाकाहारी भी है, तो वो वैसे तो क्रूर ही हुए क्योंकि वो मांसाहार तो कर ही रहे हैं। हाँ। तो जैसे गुण में कैसे है सम विषम मध्यस्थ, तो स्वभाव में भी क्रूर अक्रूर और तीसरी कोई कैटेगरी मीन्स के नहीं। देखिए, इसको हमारे को समझना है कि जब शाकाहार और मांसाहार कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है, और क्रूर और अक्रूर का अर्थ क्या है। दोनों में संबंध है डेफिनेटली, लेकिन एकदम मतलब एग्जैक्ट मीनिंग दोनों का सेम है ऐसा नहीं है। मांसाहार में जैसे कौवा है, वो मार के नहीं खाता है, मरे हुए को खाता है। मांसाहार तो फिर भी है ना। क्या वो क्रूरता है ना? मारना क्रूरता है। क्यों क्रूरता है? कि वो किसी के साधन को आप छीन रहे हो। उसको कोई जीवन एक शरीर को चला रहा है, उससे उसको वंचित कर रहे हो, तो मारने को क्रूर बोला है ना। अक्रूर किसे बोला है? जो ऐसी हिंसा नहीं करता। तो हिंसक अहिंसक इस रूप में भी बोला जा सकता है उसे, है ना। मांसाहार में क्या आ गया? पर वो मरे हुए को खाता है ना। तो अधिकतर ओमनीवोर जो हैं वो सारे मरे हुए को खाने वाले में ही है, मार के खाने वाले में नहीं है। मार के खाना दुर्घटनावश कर सकते हैं कुछ, जैसे भालू वगैरह हैं, दुर्घटना में आ जाए तो कोई हमला कर देता है, पर मार के खाने वाली प्रवृत्ति नहीं है उसकी, मरे हुए को खाता है। ठीक है ना। ओमनीवोर्स में अधिकतर में ऐसा ही देखने को मिलता है। कुत्ता है या ये है, कुत्ते मिलके शिकार भी करते हैं, पर वो जंगली कुत्तों में फिर वो मरा हुआ नहीं खाते हैं, वो मार के ही खाते हैं फिर वो। हाँ, अलग तरीके। शब्द इस बुक में ही आया तो वही रेफरेंस से हम पढ़ाते हैं। मांसाहार शाकाहार भी बाबा जी ने लिखा है और क्रूर अक्रूर भी लिखा है और तीसरा शब्द भी लिखा है, इसीलिए इस रेफरेंस में हिंसा हिंसा, हाँ हिंसा हिंसा है ना। तो उसको थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, उसको पकड़ने की जरूरत है बस हमारे बस। हाँ हाँ, बाकी बोलेंगे तो यही क्रूर अक्रूर, फिर इसमें ऐसा नहीं होगा कि मध्यस्थ जैसा इसमें नहीं आएगा। नहीं। क्योंकि दोनों करते हो तो उसको मध्यस्थ तो नहीं बोल सकते। देखिए, जो स्वभाव है एक रेंज है। जीवावस्था में अक्रूरता से क्रूरता की रेंज है ना। कुछ बहुत ही टिमिड हैं, कुछ हार्म नहीं करते, है ना। कुछ शाकाहारी होते हुए भी हमला करते हैं, हिंसा दिखा देते हैं, है ना। ऐसी प्रवृत्ति वाले भी जीव देखने को मिलते हैं। और मांसाहारी होते हुए कुछ कम क्रूर हैं, कुछ अधिक क्रूर हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो वो सब एक रेंज है उस स्वभाव की पूरी जीवावस्था में। ठीक है। माइक लीजिए। जीवन के कंटेक्स्ट में बात करें तो मध्यस्थ जो स्थिति है वो बनी रहेगी। कौन से जीवन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें? जीवन सेल्फ, नहीं, कौन से? मानव के जीवन। मानव जीवन। मानव के जीवन में मध्यस्थ स्थिति केवल जागृति के बाद बनती है। भ्रमित अवस्था में विषम ही रहता है। भ्रमित मानव विषमता के गुण को ही प्रकाशित करता है सर्वाधिक,
जागृत मानव सम और मध्यस्थ को प्रकाशित करता है। स्वभाव और गुण में एक प्रश्न था कि हमने जो कहा कि परस्परता में जो प्रभाव है उसे हमने गुण कहा। इट मीन्स वो जब परिस्थिति बनती है तब वो व्यक्त होता है, और स्वभाव से वो जब हम धीरता बोले तो वो लॉन्ग टर्म बना रहता है, उसके आधार पर गुण व्यक्त होता है, या मीन्स उसमें कैसा कोई कोरिलेशन हम कर सकते हैं? कैसा वो धीरता मेरा स्वभाव है तो उसमें मेरा गुण कैसे व्यक्त होगा? तो देखिए, जब हम जीवों की बात कर रहे हैं या मानव की बात कर रहे हैं तो गुणों को देखने जाएंगे तो प्रवृत्तियों को देखना पड़ेगा। ठीक है ना? प्रवृत्ति क्या है कि भाई जैसे किसी की प्रवृत्ति हो सकती है कि दूसरों को, कि जब परस्परता में होता है तो जोक सुनाऊंगा, मजाक करूंगा, होती है ना ऐसी प्रवृत्ति, है ना? किसी की होती है कि यार मैं मदद कर दूं, किसी का होता है मैं शोषण कर दूं। ठीक है? तो प्रवृत्तियां ही गुणों के रूप में व्यक्त होती हैं। ठीक है? अब जीव चेतना का जो स्वभाव जिसे बोल रहे हैं उसको दीनता, हीनता, क्रूरता बताया। ठीक है? इस स्वभाव के आधार पे कुछ निश्चित सेट ऑफ प्रवृत्तियां हैं, उसमें रेंज, उसी में सब भ्रमित मानव प्लेस्ड है। ठीक है? जागृत मानव के अंदर जो स्वभाव है वो धीरता, वीरता, उदारता है। अब उसके अंदर कोई धीरता प्रधान प्रवृत्ति का हो सकता है, कोई वीरता प्रधान प्रवृत्ति का हो सकता है, कोई उदारता प्रधान, पर उसकी प्रवृत्तियां सब मानवीय होंगी। ऐसे वो गुणों को प्रकाशित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब गुणों में मीन्स परिवर्तन स्वभाव में होता है या गुणों में पहले होता है, या फिर ऐसा स्वभाव में ही होगा? मीन्स स्वभाव में परिवर्तन होने से गुण में परिवर्तन होगा। हाँ। मीन्स वो क्रम है। हाँ। तो मौलिक परिवर्तन क्यों ज्यादा कहते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन से चेतना विकास होता है? उसी तो गुणात्मक परिवर्तन, देखिए क्या है कि पहले भी परंपरा में बहुत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, कॉन्टेक्स्ट को देख के समझना है। एक शब्द सब जगह पे एक तरीके से नहीं यूज होता। जब गुणात्मक परिवर्तन की बात करें तब बोल किसी मौलिक परिवर्तन की बात हो रही है। जब भाषा में को देखते हैं आप, साहित्य में गुणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है तो किसी मौलिक परिवर्तन की बात हो रही है, उस अर्थ में उसको वहां पे प्लेस कर दिया गया है ना। जब आप स्वभाव गुण के बात कर रहे हैं, है ना, रूप गुण स्वभाव धर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अब हम किसी टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो ये भाषा कहाँ पे कैसे यूज हो रही है, वो कॉन्टेक्स्ट है, उसका बैकग्राउंड है कुछ, उसके हिसाब से बनता है वो साइंटिफिक लैंग्वेज, ये टोटल टेक्निकल नहीं है, ये यांत्रिक भाषा नहीं है, ये मानव भाषा है, कॉन्टेक्स्ट के साथ चलती है, इसलिए पकड़ना पड़ता है इसको, थोड़ा सा तो मन लगेगा इसमें। ठीक है ना? बताइए। पेज नंबर 108 पर 108, हाँ, ऊपर वाले पैराग्राफ में ही पूरा भार धरती के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के क्रम में होने वाला विन्यास है, सिद्धांत है। इस ढंग से भार सह अस्तित्व से अनुप्राणित होना पाया जाता है, वो क्लियर नहीं हो रहा था। पूरा भार का मतलब क्या है? सभी वस्तुओं का जो भार है वो क्या है? वो धरती के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में है। धरती के साथ रहना चाहते हैं, इस अर्थ में ही तो है। ये समझ में आता है? नहीं समझ में? मतलब भाई अगर भार नहीं होगा तो धरती से छूट जाएगा, स्पेस में चले जाएगा चीज। धरती के साथ में रहने के लिए भार होना जरूरी है ना। वो आकर्षण नहीं होगा तो छूट जाएगा। धरती तो इतनी तेजी से घूमती है, भार नहीं होगा तो छूट के चला जाएगा कहीं पे भी। आप कोई गेंद लीजिए, है ना, उसको पानी में डालिए, फिर उसको ऐसे घुमा दीजिए, तो पानी के छींटे आते हैं ना मुंह पे। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो जुड़ के नहीं रह पाता। जबकि धरती से हम जो चल रहे हैं, इसके ऊपर घूम रहे हैं, हम छूट के नहीं जाते, क्योंकि हम इस पे आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं।
तो पूरा भार धरती के साथ सहअस्तित्व के लिए, धरती पे बने रहने के लिए, इस अर्थ में इस बात को कहना है। इसमें विन्यास शब्द काफ़ी बार आया है ये पूरे अध्याय में, उसको ठीक तरीके से चित्रित नहीं कर पाता जब भी सुनता हूँ। अरेंजमेंट, व्यवस्था, व्यवस्था और अरेंजमेंट, हाँ उस रूप में देखिए उसे। स्ट्रक्चर थोड़ा रूखा हो जाता है, उसका क्रियाकलाप भी उसमें समाया है, व्यवस्था के रूप में ही आएगा, अरेंजमेंट के रूप में ही आएगा। उसका मतलब उसका भूमिका है, मतलब पूरे फ्रेमवर्क है, उसके अंदर कुछ भूमिकाएं हैं सब चीज़ों की, है ना। तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सिस्टम है, सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। हाँ हाँ बताइए, पढ़ के बताइए। विन्यास यानी तरीका, मुद्रा, भंगिमा, अंगाहार, बोलचाल या फिर व्यवहार करने की निश्चित पहचान व अभिव्यक्ति। बढ़िया। तो इसको तरीका या प्रक्रिया के रूप में भी बताया है ना। तो व्यवस्थित रूप में करने का जो तरीका है उसको विन्यास कह सकते हैं, या व्यवस्था के अर्थ में जो क्रियाकलाप होता है उसको विन्यास कहते हैं। पहचान के निर्वाह करना बहुत बार आया, ये सही बात है। अनुप्राणित का मतलब है, प्राणित होने का अर्थ है प्रेरणा को स्वीकारना, प्राणित होने का। और अनु का मतलब होता है, जब भी अनु आए तो अनुक्रम से, तो अस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति के रूप में है, ये अनुक्रम है। इससे प्रेरित होना, ये अनुप्राणित। ठीक है भैया 107 पे एक पैराग्राफ है, वो एक बार रीड करूं, उसमें हाँ, थोड़ा करिए ना। कंफ्यूजन है थोड़ा। इसमें लिखा है कि अभी तक पूर्ण निष्कर्ष विज्ञान